धार्मिक ध्रुवीकरण के सामने, और वो भी वो धार्मिक ध्रुवीकरण जो राष्ट्रवाद की चाशनी में पका हो और जिसको पूंजीवाद की दुकानों पर सजा दिया गया हो, सारा लेबल लगा करके, उनसे आप जातीय जनसंख्या की गोलबंदी के आधार पर नहीं जीत पाएंगे। राम रहीम बलात्कारी है, हत्यारा है, सजा याफ्ता है। जिस समय उसको पेरोल पर पेरोल दी जा रही है और राहुल गांधी जी पूरे भारत की पद यात्रा कर चुके हैं, निकाल दे राहुल गांधी एक पद यात्रा, या मैं नहीं कह रहा हूं कि पद यात्रा ही करनी पड़ेगी, कि हमारे कांग्रेस के जितने कार्यालय हैं, मैं उस एक पार्टी को उदाहरण के रूप में रख रहा हूं, से सब पार्टियों के पास विकल्प है कि जिस तरह से राम रहीम को पेरोल दे जा रही है, हमारे कार्यालय पर 2 वकील बैठेंगे, आप जिनके भी रिश्तेदार जेल में बंद हैं, सब लोग उसी नियम के तहत पेरोल की एप्लीकेशन लगाइए, और न छूट मिल रही हो तो ले आइए हमारे पास। चूल्हे हिल जाएंगे सर राम रहीम के खेल करने वालों की। इन लोगों को मुद्दा बनाने नहीं आ रहा। ठीक है, मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट किया है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जिसके कहने पर आप मंदिर बना रहे हैं, भाजपा बताए कि क्या वो मस्जिद गिराने के लिए माफी मांगेंगे? अदालतों में तो झूठ बोल जाते हैं कि हम गिराए ही नहीं। तो ये मुद्दा है, ये लोग मुद्दा नहीं बना पाते। संविधान बचाओ या संविधान सम्मान, पहले तो इसमें तय करना होगा विपक्ष को कि संविधान सम्मान करना है कि संविधान बचाना है। सुप्रीम कोर्ट की खामियों की बहुत बड़ी लिस्ट मेरे पास है, बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस आलोचना से जो विपक्ष की उन्होंने की है, जो विपक्ष को झिड़का है, उससे मैं संतुष्ट हूं, वो एकदम सही है। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं, और उनका एक स्टेटमेंट है, बहुत शानदार स्टेटमेंट है। ये कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट कोई विपक्ष नहीं है। तो ये भी बात है कि उससे नया सवाल उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट पक्ष है या फिर सुप्रीम कोर्ट का संविधान सम्मत निर्णय देने चाहिए? ये सवाल एक आम आदमी भी उठा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1952 में पूना में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रोग्राम में, जिसमें जजेस भी थे और जिसमें वकील भी थे, ये बड़ा शानदार भाषण है। और भाषण का शीर्षक मैं पढ़ देता हूँ, इस पे एक चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि लोकतंत्र को चलाने की सफलता पूर्वक जो शर्तें हैं, एक सफल लोकतंत्र को चलाने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, इस पे पूरा भाषण। ये देख लीजिए, मेरे हाथ में किताब ये, और वॉल्यूम 17 पार्ट 3 इंग्लिश वाला, और पेज नंबर 472 से 486 तक का पेज है। जजेस बैठे हुए थे, एडवोकेट बैठे हुए थे, और वहां पे डॉक्टर अंबेडकर का ये भाषण हुआ था 1952। और उसमें से एक दो लाइन मैं पढ़ देता हूँ, और 7 उन्होंने शर्तें बताई थी। उसमें से एक महत्वपूर्ण शर्त है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, और उनके लिए उन्होंने जो परिभाषा दी थी लोकतंत्र की, वो बहुत शानदार है। किसी भी डेमोक्रेट को परिभाषा जरूर समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मेरी परिभाषा यह है कि सरकार का वह स्वरूप और वह पद्धति जिससे लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बिना रक्तपात के, बिना हिंसा के क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जाएं, यही मेरी परिभाषा है लोकतंत्र की। अब्राहम लिंकन का परिभाषा सुना होगा आपने, वी द पीपल। अंबेडकर डिपार्चर करते हैं, और साथ उन्होंने पूरा इसमें बताया है कि लोकतंत्र चलाने की सफलतापूर्वक शर्तें क्या हैं। तो उसमें सबकी भूमिका उन्होंने बताई है। पूरा भाषण यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप कभी सुन लीजिएगा, कभी और इस पे बनाऊंगा। लेकिन उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण जो घटक है वो है विपक्ष की भूमिका। तीसरा टर्म मोदी सरकार का है, और विपक्ष अभी कांग्रेस के नेता, बड़े नेता राहुल गांधी, वो संविधान सम्मान समारोह कर रहे हैं। सवाल उठाए गए कि संविधान बचेगा तब ना। कौन सा संविधान का सम्मान? कि वही संविधान, या जो बीजेपी 10 साल में बदल चुकी है बहुत कुछ, उसका सम्मान? तो लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है? क्या वो जुडिशरी के सहारे ही सारा काम करेगा कि जनता के बीच जाएगा, मुद्दे उठाएगा,
डेमोक्रेसी के बारे में बात करेगा, संविधान के बारे में बात करेगा। तो ये विपक्ष की क्या भूमिका हो लोकतंत्र में, आज चर्चा इसी विषय पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। पंकज त्रिपाठी साहब हैं, है ना? वो त्रिपाठी साहब हैं, ब्राह्मण हैं, कई लोग कमेंट भी लिख रहे हैं भाई। तो हम लोग तो डेमोक्रेट लोग हैं, उसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित, जो उनको भी बोलना है, आइए अम्बेडकरनामा पर आप बोलिए, आपका स्वागत है। लेकिन चर्चा मीनिंगफुल होनी चाहिए। आप लॉजिकल इंडियन के चीफ हैं, द लॉजिकल इंडियन, द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल है पंकज साहब का। और जो वीडियो हम बोल रहे हैं अम्बेडकरनामा में भी चलता है और वहां भी चलता है। तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा जरूर। कि बगैर सुने हुए टाइटल और थंबनेल देख के कमेंट करना एक किसी बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। चलते हैं सीधे पंकज जी के पास। पंकज जी, अगला 15 मिनट आपको दिया हमने, आप बोलते रहिए, मैंने बैकग्राउंड बना दी। धन्यवाद सर। आपके आखिरी वाक्य से मैं आरंभ करूंगा कि लोग टाइटल देखकर कमेंट करते हैं। टाइटल देखकर टाइटल देखकर खुश होना चाहिए कि आज जो दो अलग अलग समाजों के लोग जो जन्म आधारित जाति में अलग अलग ध्रुव से आते हैं, लेकिन कर्म में एक जगह खड़े हो गए। यही संविधान का लक्ष्य था। इस पर तो खुशी जाहिर करनी चाहिए। संविधान यही तो चाहता था कि हर वर्ग से, हर समाज से, हर तरह के जो मेधा के लोग हैं, जो जिसकी जैसी क्षमता है, उस क्षमता के लोग आगे आए। कभी संविधान ये नहीं चाहता है कि दो एक तरह की क्षमता के लेकिन भिन्न भिन्न जाति वर्ग से आने वाले एक साथ न बैठे। तो मैं जो टिप्पणी करने वाले हैं उनसे आग्रह करूंगा कि मैं रतनलाल सर के साथ हूं। हम लोग एक मंच पर हैं। यह संविधान की उपलब्धि है और यदि इस पर आप कुछ टिप्पणी कर सकते हैं तो संविधान की उपलब्धि पर खुश होने वाली टिप्पणी करिए। शेष जो टिप्पणी होगी वो मेरे एक व्यक्ति के रूप में विचार पर करिए, रतनलाल जी के एक व्यक्ति के रूप में उनके विचार पर करिए। तो सर, ये आपके वाक्य के आपके आखिरी वाक्य पर मैंने अपनी बात कही। विपक्ष का मुद्दावान होना बहुत जरूरी है। मैं ये देख रहा हूं, सीजीआई साहब ने एक बात कही कि विपक्ष अगर ये चाहेगा कि सुप्रीम कोर्ट से अपने मुद्दे सही कराए या जो वो नहीं कर पा रहा सब सुप्रीम कोर्ट करे, तो ये ठीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट केवल विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जनता के लिए। सुप्रीम कोर्ट की खामियों की बहुत बड़ी लिस्ट मेरे पास है, बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस आलोचना से जो विपक्ष की उन्होंने की है, जो विपक्ष को झिड़का है, उससे मैं संतुष्ट हूं। वो एकदम सही है। सही क्यों है? सही इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया, भारत जोड़ो यात्रा। जी। वो भारत जोड़ो यात्रा एक मुद्दा के रूप में, एक जरूरत के रूप में की गई थी या राजनीतिक दिखावे के रूप में? यदि वो जरूरत के रूप में हुई तो हो जाने के बाद उस यात्रा के आगे क्या है, एक बात, यानी मुद्दे के रूप में। क्योंकि मुद्दा जब तक उपलब्ध है, जब तक मिल न जाए, प्राप्ति न हो जाए और जब तक उसकी जरूरत हो तब तक सतत चलने का है। आज जो जगह जगह पर हिंसा हो रही है, सोशल मीडिया पर नफरत चल रही है, जिसने कि और ज्यादा कुछ गंदगी उजागर की है समाज में। अब तो धार्मिक उत्सव भी बड़े उन्माद में मनाए जा रहे हैं, फूहड़ गाने बजाए जा रहे हैं। तो वो मुद्दा तो और उपयोगी हो गया, लेकिन वो मुद्दा एक उत्सव के तौर पर चला और रुक गया। दूसरा एक मुद्दा, संविधान बचाओ या संविधान सम्मान। पहले तो इसमें तय करना होगा विपक्ष को कि संविधान सम्मान करना है कि संविधान बचाना है, कि संविधान जगाना है। संविधान सम्मान तो संविधान जैसा भी रहेगा वैसा भी हो जाएगा, वैसे ही सम्मान हो जाएगा। तो मैं एक बुद्धिजीवी के नाते, एक तार्किक व्यक्ति के नाते संविधान सम्मान जैसे मुद्दे को कोई मुद्दा मानता ही नहीं। दरअसल संविधान सम्मान को अगर मुद्दा बनाएंगे तो वो वास्तव में संविधान को ढकने वाली बात होगी। फिर आएगी बात संविधान बचाओ,
संविधान बचाने की भी जरूरत तब पड़ेगी जब एकदम से अफरा तफरी हो जाएगी। तो वर्तमान में अगर कुछ मध्य में जिसकी जरूरत है वो है संविधान जागरूकता। जब संविधान के प्रति जागरूकता होगी तो लोग अपने आप सम्मान भी करेंगे और सुरक्षित भी हो जाएगा संविधान। लेकिन संविधान जागरूकता के लिए हमें संविधान जागरूकता के जो नायक होंगे उनमें उन लोगों को लाना होगा जो संविधान क्या था, क्या उद्देश्य था, क्या उसमें गिरावट आई, क्या हम पाए, क्या चुनौतियां हैं। और चूंकि राजनीतिक दल के तौर पे विपक्ष से उठाने की मांग है तो वर्तमान सत्ता उसको कहां तक नुकसान पहुंचा रही, वर्तमान सत्ता जो संविधान विरुद्ध आचरण कर रही है लेकिन उसको हो हल्ले से ढक रही है, उसे उन्माद में ढक रही है, उसको मुद्दे के रूप में लाना पड़ेगा। और यदि उसको मुद्दे के रूप में लाएंगे तो सीजेआई साहब ने जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद पर एक बात कह दी है कि हम आस्था से फैसला दिए थे, तो उसी मुद्दे में लिखा हुआ है कि बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया था 6 दिसंबर को अवैधानिक था। हम बुद्धिजीवी लोग और आम जनता लोग सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने चले जाएंगे, लेकिन नेताओं का काम अगर विपक्ष के तौर पर मुद्दे बनाना है तो भाजपा के उस कार्य पर बहुत बड़ा एक डेंट मारा है न्यायपालिका ने उस निर्णय में जो राम मंदिर का निर्णय, उतने बड़े निर्णय में जिस निर्णय से उस मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, उसी निर्णय से भाजपा के असंवैधानिक आचरण का भी एक प्रमाण पत्र मिला। वो मुद्दा भी आ सकता है, ठीक है, मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट किया है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जिसके कहने पर आप मंदिर बना रहे हैं, भाजपा बताए कि क्या वो मस्जिद गिराने के लिए माफी मांगेंगे? अदालतों में तो झूठ बोल जाते हैं कि हम गिराए ही नहीं। तो ये मुद्दा है, ये लोग मुद्दा नहीं बना पाते हैं। मैंने ये देखा है कि विपक्ष के नेता न केवल तमाम ऐसी पार्टियों में बटे हैं जिन पार्टियों में एक पार्टी से दूसरे पार्टी में क्या अंतर है ये बताना उन्हीं के बस की बात नहीं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की 4 पार्टियों से पूछ दूं कि भैया ऐसा इनकी पार्टी में क्या है जिसके लिए हम इनको न ज्वाइन करके आपको ज्वाइन करें, कोई जवाब नहीं है। तो एक तो ये गलती है। दूसरे, ये लोग नरेंद्र मोदी सरकार का विपक्ष बनने के लिए, मुद्दा तलाशने के लिए अमेरिका मीडिया पर निर्भर है। कहीं विदेशी मीडिया कोई डेटा भेज दी तो उस पर लेकर चलेंगे आप, वो तुरंत राष्ट्रवादी बात करके उस मुद्दे को खारिज कर देंगे। दूसरा, आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में खासकर जब आप ईवीएम पर जाते हैं, चुनाव के मुद्दे पर जाते हैं, तो पहले चुनाव लड़ लेते हैं। जब परिणाम आता है, जब तक आधे घंटे 1 घंटे आपके पक्ष में आता है तब तक आप चुप रहते हैं। जब खराब होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये इसलिए जाते हैं क्योंकि आप 2 गलतियां करते हैं। एक तो संविधान आप जानते नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस चैनल पर कि जो भी नेता चुनाव के मतगणना के बीच में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं वो संविधान नहीं जानते। इसलिए नहीं जानते हैं कि जिस खेल के जिस नियम में आप शामिल हो गए, उस खेल के उस नियम से अगर हारेंगे तो फिर आपको सुना नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव कैसे करवाया जाए, संविधान में यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है। यह व्यवस्था निर्वाचन आयोग की है। जिस तरह से निर्वाचन आयुक्त को हटाने की व्यवस्था संसद के पास दी गई है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो सुरक्षा उसको प्राप्त है, वही सुरक्षा प्राप्त है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को प्राप्त है। मैं इस वाक्य को फिर से बोल दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की हैसियत है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संविधान में। चुनाव कैसे करवाएगा इस पर उसको पूरी स्वतंत्रता है। संविधान के सापेक्ष वो चर्चा कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो आप पहले जाइए, यानी ईवीएम इतना बड़ा मुद्दा बना, ये नहीं बना पाए, ये लोग सारे चुनाव में चले जाते हैं। जब हारेंगे तो उठाएंगे मुद्दा। इसके बाद संविधान संरक्षण का मुद्दा उठा। अब सर मैं आपसे एक बात याद दिला रहा हूं कि धारा 370 हटाने के नाम पर जम्मू कश्मीर राज्य का न केवल दर्जा खत्म किया गया, बल्कि उसके संबंध में जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो वहां पे राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें उपराज्यपाल है, वहां मंत्रिपरिषद है, विधानसभा है, वो सारे प्रावधान अब संविधान से बाहर कर दिए गए। और कोई भी नेता जो संविधान हाथ में लेकर चल रहा है, न उसको बताने वाला है, न वो पूछने वाला है, न बोलने वाला है। तो उस किताब को लेकर लोग क्या जानेंगे कि इस किताब के होने न होने से क्या फर्क है। सोनम वांगचुक लद्दाख से आए हैं, सोनम वांगचुक लद्दाख से आए हैं, 6वीं अनुसूची के तहत वो लद्दाख को संरक्षण देने की मांग कर रहे हैं।
क्या ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि जब संविधान बचाने या संविधान सम्मान की को मुद्दे के तौर पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये स्वयं सोनम वांगचुक के उस बात को सुने, समय दें, और फिर उसमें संविधान की बात कहां से आ रही है? अनुसूची 6 में क्या लिखा गया था जिसकी लद्दाख को जरूरत है? ये लद्दाख की जनता को कन्वे करें और उसी माध्यम से भारत की शेष जनता को बताएं। पंकज जी, एक मैं यहाँ लाइन जोड़ देता हूँ जी कि सोनम वांगचुक के पिता भी एक्टिविस्ट थे और जी वो भूख हड़ताल में बैठे थे। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी जी और वो मांग ये किए थे कि शेड्यूल ट्राइब में डाला जाए। इंदिरा गांधी पर्सनली मिली थी इनके पिता से। जी जी ये ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूँ और अभी वहां कितना के बड़ा लोगों तथ्य है सर? इसका मतलब क्या हुआ कि सोनम वांगचुक के मुद्दे से, सोनम वांगचुक के आंदोलन के मुद्दे से दो मुद्दे मिल रहे हैं संविधान के। एक तो 6वीं अनुसूची क्या है, लद्दाख को उसकी जरूरत सोनम वांगचुक की निगाह से क्यों है, यह बताने के लिए। दूसरा, अपने ही देश के सुदूर इलाके से अगर कोई आया है तो उससे सरकार बात मिल करिए। क्यों नहीं रही? बात जी, करिए। इससे तो इंदिरा जी, गांधी इंदिरा पर्सनली गांधी, जी सर, मिली थी इंदिरा और गांधी मैं आपको बात की बता रहा है, हूँ। अंग्रेजी सर, ब्रिटिश हुकूमतें बात करती थी। हाँ, ये कौन शासक बैठे हैं? तो और इंदिरा संविधान का गांधी इससे बड़ा दमन क्या दिखेगा? जहां किसानों को तो आपने ट्रैक्टर दिखाकर रोक दिया, गोदी मीडिया में उनको आपने खालिस्तानी बताकर रोक दिया, दिल्ली में आएंगे तो अशांति फैल जाएगी रोक दिया। एक अकेला आदमी को बुला करके आप बात कर लीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो फिर लोकतंत्र क्या है? और लोकतंत्र नहीं तो संविधान क्यों है? इतना अच्छा मुद्दा है, लेकिन विपक्ष का कोई नेता उस पर कहीं सुनाई नहीं देता। इसी नाते मैं कह रहा हूं चलिए कि सुप्रीम कोर्ट की, पंकज जी, कल या परसों मैं सोनम वांगचुक से जाके पर्सनली मिलता हूँ, उनका इंटरव्यू करता हूँ। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है सर, ये होनी भी चाहिए बात। क्योंकि हाँ, मैं तो इस विचार का व्यक्ति हूं कि हमारी सोच संविधानवादी है, हमारी सोच लोकतंत्रवादी है, और यही दोनों सोच भारत को भारत बनाकर रखेगी, भारत को आगे ले जाएगी। इस सोच के अनुसार हम जो बातें बोल रहे हैं वो जो पार्टी चाहे उपयोग में लाए, नहीं तो इस देश में नए नायक, नए तरह के लोग पैदा होते होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि आप अपना मुद्दा नहीं संभाल पाते हैं और हमसे आते हैं मुद्दा मांगने, मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने वीडियो में बोला है कि जिस दिन भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने आरजे मेडिकल कॉलेज के बलात्कार कांड पर वक्तव्य दिया है, और क्योंकि राष्ट्रपति के तौर पर दे रही हैं तो वो सरकार के कहने पर दे रही हैं, यानी राष्ट्रपति के बयान पर सरकार को घेरा जा सकता है। तो आरजेकर मेडिकल कॉलेज पर जो सरकार इतनी संजीदा है बलात्कार होने पर, वही सरकार वही सरकार वही सरकार बिल्किस बानो के बलात्कारी गुनहगारों को छूट कैसे दे दी है? और यदि उसने खुद छोड़ा है, वहां खुद छोड़ी हैं, कितना बड़ा लड्डू भी मुद्दा था, खिलाया, लड्डू भी कितना बड़ा। खिलाया। नहीं सर, सर मैं थोड़ा सा यहां रुक रहा हूं। लड्डू कार्यकर्ता खिला रहे हैं, लड्डू जनता खिला रही है, लेकिन छोड़ने का आदेश सर, छोड़ने के आदेश का फाइल अमित शाह जी होम के गृह मिनिस्ट्री मंत्रालय से गई है, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री से गई है। अगर सर इस सवाल को उठा करके तुरंत मार दिया जाता, तो मार क्या रहे? बंगाल पर सवाल है, छत्तीसगढ़ पर नहीं है, मध्य प्रदेश पर नहीं है। अरे करने दो बंगाल पर सवाल, करने दो उनको मध्य प्रदेश पर सवाल, करने दो उनको झारखंड पर सवाल, पंजाब पर, जहां उनको मन करे वहां करें। अगर आप अपनी डोर मजबूत से पकड़े हैं और जो डोर पकड़े हैं वो संविधान की है, तो कोई आपको हिला नहीं पाएगा। तो मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की सैकड़ों गलतियां मैं गिना दूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष हमारे निर्णय के जरिए मुद्दे तलाशने के इंतजार में न रहे, वो खुद अपने मुद्दे खोजे। एक और एग्जैक्टली। मुद्दा है, एक और मुद्दा जी। है, राम रहीम बलात्कारी है, हत्यारा है, सजा याफ्ता है। जिस समय उसको पेरोल पर पेरोल दी जा रही है और राहुल गांधी जी पूरे भारत की पद यात्रा कर चुके हैं, निकाल दे राहुल गांधी एक पद यात्रा, या मैं नहीं करूं कि पद यात्रा ही करनी पड़ेगी,
कि हमारे कांग्रेस के जितने कार्यालय हैं, मैं उस एक पार्टी को उदाहरण के रूप में रख रहा हूं, से सब पार्टियों के पास विकल्प है कि जिस तरह से राम रहीम को पेरोल दे जा रही है, हमारे कार्यालय पर 2 वकील बैठेंगे, आप जिनके भी रिश्तेदार जेल में बंद हैं, सब लोग उसी नियम के तहत पेरोल की एप्लीकेशन लगाइए और न छूट मिल रही हो तो ले आइए हमारे पास। चूल्हे हिल जाएंगी सर राम रहीम के खेल करने वालों की। इन लोगों को जी मुद्दा बनाने नहीं आ रहा। कौन सुन रहा है राम रहीम को? उस खास इलाके के चंद मतदाता सुन रहे हैं, उनके जरिए आप वो राजनीति कर रहे हैं और आप चुप्पी साध जा रहे हैं। शेष भारत कहां बैठा हुआ है? शेष भारत को आप जगाइए। अकेले थोड़ा सा उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया, थोड़ा सा महाराष्ट्र खड़ा हुआ और थोड़ा सा बंगाल संभल गया। 400 की दावा करने वाली, 400 सीटों का दावा करने वाली सरकार बैसाखियों पर आ गई। तो ये मैं सीजेआई के इस व्यंग से बिल्कुल सहमत हूं कि विपक्ष मुद्दे नहीं खोज पा रहा है। मुद्दे भरमार से हैं। नोटबंदी का मुद्दा आया गया, जीएसटी का मुद्दा आया गया। एक आरोप लगाती है बीजेपी कि कांग्रेस हमारा साथ नहीं देती। तो सर, मैं संविधान के विद्यार्थी के नाते एक बात आपके मंच के जरिए सभी दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं, तब से जितने भी संविधान संशोधन हुए, उन सभी में कांग्रेस का साथ उनको मिला है, विपक्ष का साथ उनको मिला है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ी थी। उन 2/3 बहुमतों के लिए कम से कम संविधान जहां जहां 2/3 बहुमत में कांग्रेस ने, विपक्ष ने सहयोग किया है, उनको ही मुद्दा बनाइए कि जब आपने इस तरह का संविधान संशोधन किया तो हम साथ में थे और ये कर रहे हैं तो हम विरोध करते हैं। लेकिन केवल इमोशनल बात, मैं बार बार आपके मंच से और अन्य तमाम मंचों से कह रहा हूं कि धार्मिक ध्रुवीकरण के सामने, और वो भी वो धार्मिक ध्रुवीकरण जो राष्ट्रवाद की चाशनी में पका हो और जिसको पूंजीवाद की दुकानों पर सजा दिया गया हो, सारा लेबल लगा करके, उनसे आप जातीय जनसंख्या की गोलबंदी के आधार पर नहीं जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं को तो लेकर उधर रखे हुए हैं। ये वो ब्राह्मण लोग ये दुकान बात इतनी समझ रहा है। आकर्षक है। ब्राह्मण लोग जी ये सर, बात समझ रहा है। ब्राह्मण लोग का बहुत खराब हालत हो गया है अभी 10 साल में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये एक तो हर जगह, अब से उत्तर प्रदेश की बात कर दें, योगी जी की सरकार है और नीतीश जी की सरकार बिहार में है। एक जगह शराबबंदी है और एक जगह शराब धड़ाधड़ बिक रही है। गांव गांव तक दारू खाने खुल गए। तो राम राज्य की परिभाषा पूछ लिया जाए इनसे। तो मैं अगर बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जी रामायण पढ़ा जाएगा तो जी, शराब का जिक्र रामायण में भी है। पता है कि नहीं आपको? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको आप नीतीश कुमार की तरह से रोक दीजिए, वो भी गलत है। एक ही देश में 2 कानून कैसे है? यूपी वाले शराब पिएंगे, बिहार वाले कहे वंचित रहेंगे। लेकिन सरकार जो गांव गांव में खुलवा रही है, खुलवाने वाली ही सरकार नैतिकता और चरित्र की फिर बात कैसे कर पा रही है? इतने फूहड़ गाने धर्म के नाम पर बजा रही है। आज किसी ने लिखा था कि ऐसा कौन सा धर्म है जहां उत्सव में नशा पी करके लोग जा रहे हैं? पंकज जी जी, आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं जी और ब्राह्मण को सदियों से समाज का अगुवा माना जाता रहा है, सदियों से, हजारों साल से। जी लेकिन जी आरएसएस ने कम से कम ब्राह्मणों की ये हालत कर दी है कि बहराइच में एक ब्राह्मण जाके मुसलमान के घर से झंडा उतार रहा है और बेचारा उसकी हत्या भी हो गई। वो जी ब्राह्मण लोग अब सड़क, पहले तो दलित पीछे नहीं जाते थे सांप्रदायिक दंगा में। ब्राह्मणों का जी। योगदान अब ये है कि ब्राह्मण को भी दंगा में उतार रहे हैं। अब बचेंगे कैसे? नहीं सर, एक्चुअली 2 तरह के विचार, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूंगा। 2 हाँ, तरह के हाँ। विचार होते हैं। एक विचार ये होता है कि हम प्रतिस्पर्धा तो करेंगे, लेकिन लाइट नहीं बुझाएंगे। तुम भी पढ़ो, हम भी पढ़ें, देखते हैं कौन आगे निकलेगा। हाँ, क्योंकि तब महत्तम विकास दोनों का होगा। दोनों में से जिसका जितना हो सकता है उतना होगा और उसमें कोई ईर्ष्या नहीं है। दूसरा ये होता है कि हमें ना पढ़ना पड़े, इस नाते हम तुम्हारा दीपक बुझा देंगे। तो ये जो ब्राह्मणों के साथ एक कारनामा करने वाला विचार है, वो इसलिए ऐसा कर रहा है कि ताकि जब ब्राह्मण वहां लफंगई करता दिखेगा तो और लोग और ज्यादा कर दें तो और उसको पीछे ले जाएंगे। पंकज जी थोड़ा कंक्लूड कीजिए। तो अब क्या जी, ब्राह्मण समुदाय के लोग भी दंगाई बनेंगे?
बने हुए हैं सर। ब्राह्मण समाज के लोग, मैं तो बार बार कहता हूं कि औसत ब्राह्मणों के मोबाइल में एंटी मुस्लिम मैसेज की भरमार पड़ी हुई है। औसत ब्राह्मण के मोबाइल में वो अपना कोई धर्म कर्म नहीं जान रहा, अपने देश का संविधान नहीं जान रहा है, लेकिन वो ये जानता है कि मोहम्मद साहब कब किस उम्र में शादी किए थे। उसको ये नहीं पता है कि मोहम्मद साहब ने जब ये कहा कि 4 विवाह करोगे, तो उन्होंने ये कहा कि 1 नहीं 4 करो, कि ये कहा था कि 4 से ज्यादा मत करो, 4 ही तक करो। वो ये नहीं जानता। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन उसको बता दिया गया कि क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था उनको गाली दो। और दूसरे वो ये भी नहीं जानता कि जिस समय मोहम्मद साहब ने कहा था कि 4 विवाह करो, उस समय हिंदू विधि में क्या लिखा हुआ था। वो तो बहुत था। अधिकतम विवाह की कोई सीमा ही नहीं थी। तो हाँ, बहुत सुधार था। करके कल हम आपने परसों साफ कपड़े पहने थे, मैंने आज पहन लिए, तो क्या मुझे हक है कि मैं आपको चिढ़ाने लगूं? मतलब मिला-जुला के क्या आरएसएस ब्राह्मणों को दंगाई बना रहा है? ये बताइए मुझे। देखिए, बना रहा है इसके तो सबूत चाहिए, लेकिन अगर बन रहे हैं, दिख रहे हैं, तो प्रमाण तो मिल गया ना। हाँ, ये बात है कि अब ब्राह्मण क्यों दंगाई बन रहे हैं? पढ़ने-लिखने वाला जो समुदाय था, वो जाके झंडे इस पर उतार मैं रहा है। इस पर मैं एक विद्वान का वाक्य कोट करूंगा। जी। प्रोफेसर रविकांत चंदन जी हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के। हाँ, हाँ, हमारे उन्होंने दोस्त हैं। कहा, जी, उन्होंने एक दिन मेरी उनसे वार्ता हो रही थी, हम लोग बैठे थे साथ में, तो उन्होंने कहा कि जब तक ब्राह्मण मां सरस्वती की पूजा कर रहा था, तब तक वो पढ़ लिख रहा था। जब से परसा टांग कर परशुराम जी को अपना नेता मान लिया है, तब से उसका रूप बदल गया है। तो बल्कि मैंने ये भी कहा कि न तो वो परशुराम जी को भी नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि परशुराम जी ने जो जो कथा है, जो कहानियां, जो चाहे सच माने, जो चाहे काल्पनिक माने, लेकिन उसका जो निहितार्थ है वो ये है कि ब्राह्मण जो शस्त्र की विद्या लेता था, जिसका वो प्रयोग नहीं करता था, परशुराम एक ऐसे ब्राह्मण हुए कि जब राजाओं ने प्रजा पर जुल्म किया, राजाओं ने प्रजा पर जुल्म किया, इस बात को बहुत रेखांकित करने वाली बात है। और ये बात जितना गैर ब्राह्मणों के लिए मैं रेखांकित कर रहा हूं, उससे अधिक उन ब्राह्मणों के लिए जो परशुराम जी के नाम पर संगठन बना करके काम कर रहे हैं। वो परशुराम जी की महत्ता जानते ही नहीं है कि क्यों उनकी महत्ता इस मामले में है कि परशुराम जी उन राजाओं पर अनुशासन स्थापित किए जो प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे। यानी उन्होंने अपनी श्रेष्ठता के लिए परसा नहीं चलाया, बल्कि आम जनता के लिए, जो कहा जाता है क्षत्रियों का संहार किए, क्षत्रियों का संहार कर दिए, तो दशरथ जी कहां से बचे थे, जनक जी कहां से बचे थे, कहां से बचे थे? उन क्षत्रियों का, यानी उन राजाओं का संहार किए जो अपने राज धर्म का पालन न करते हुए प्रजा का शोषण कर रहे थे। और यहां क्या है, उनके नाम पर संगठन बना करके हो हल्ला करना है। ने बहुत शानदार बातचीत की। राजधर्म, और राजधर्म के साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है, वो है वर्णाश्रम धर्म। पंकज जी कहीं न कहीं ब्राह्मणों का जो है ना बहुत डिफेंड करते हुए चल रहे हैं, तो ज़रा-सा बढ़िया से सुनिएगा। और जी, समीक्षा और भर्त्सना में अंतर होता है। पंकज जी और मैं 2 अलग-अलग समुदाय में पैदा हुए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का एक तगाज़ा है, एक तकाज़ा है कि संवाद जारी रहे। पंकज जी मेरे से बहुत सहमत नहीं हुए बहुत सारे बातों पर, पंकज जी से मैं सहमत नहीं होता, लेकिन हम लोग चर्चा, संवाद, विमर्श लगातार करते रहते हैं। शुक्रिया, एक देखते रहिए अम्बेडकर। एक 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 जी, एक, एक बात सर और कहूंगा, जी, एक बात और, कभी भी जब कोई चीज बिगड़ी हुई होती है, जैसे हाथ अगर टूटा होता है तो उसको सहारा दे करके तब पट्टी बांधी जाती है। आज के 20 साल पहले के ब्राह्मण समाज को डांट कर बात की जा सकती थी, लेकिन आज अगर उसको डांटते हुए बात कर दी जाएगी तो वो तो पहले से ही सर्टिफिकेट बांट कर बैठा हुआ है कि ये लोग हमारे नहीं है, वो हमें ही सर्टिफिकेट देकर चल देगा। जैसे कहीं तालाब में कोई सामान चला गया हो, ऊपर तैर रहा हो, तो हमें उसको अपनी तरफ लाने के लिए पत्थर उधर फेंकना पड़ता है, दूसरी तरफ पत्थर फेंक कर इधर लाना पड़ता है। हुँ, इसीलिए मैं उस समाज के लोगों को, ब्राह्मण समाज के जो भटक गए हैं युवा, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए उतनी कठोर आलोचना से भी बच रहा हूं
जिन कठोर आलोचनाओं को कर देने से वो मेरी बात सुनने से ही दूर हो जाएंगे, उनको तैयार करा चलिए दिया गया है। जी, बहुत शानदार पंकज जी। और लेकिन ये बात है कि पंकज जी बहुत तार्किक बात करते हैं और ये बात सही है। और अम्बेडकर साहब के राइटिंग्स को पढ़िएगा तो बहुत सारी बातें आपको वहाँ पे मिलेंगी कि सिर्फ हर समय झगड़ा नहीं करना है, कुछ दोस्त भी तलाशने हैं। पंकज जी हमारे दोस्त हैं और मैं लखनऊ आऊँगा तो अभी पंकज जी से वहाँ जाके मिला नहीं हूँ। एक दिन मेरे जी, घर पे आए थे। इनके यहाँ खाना खाना मेरा एकदम बाकी है और शाकाहारी खाना खाऊँगा पंकज जी के घर। जी, शुक्रिया, वही देखते मिल रहिए ही नमस्ते। पाएगा सर।